देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। देश के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मरकज वाले मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने आज 20 चार्जशीट दाखिल कर दी हैं। 20 देशों के 83 विदेशियों के खिलाफ 14,000 पन्नों की 20 चार्जशीट आज दाखिल की गई। मरकज के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौलाना साद के खिलाफ ये चार्जशीट करीब 15,000 पन्नों की है और इसके लिए 20 देशों के 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट को भी कंपाइल किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम 6 अलग अलग गाड़ियों में चार्जशीट की कॉपी लेकर साकेत कोर्ट पहुंची थी। अब कसेगा मरकज के मौलाना साद पर शिकंजा। 20 देशों के 82 विदेशी जमातियों पर चार्जशीट, अलग अलग देशों के हिसाब से 20 चार्जशीट। 12 जून को साद की चार्जशीट पर सुनवाई। अलग अलग धाराओं में दाखिल हुई चार्जशीट, फॉरेनर एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर एक्ट। मौलाना साद पर चार्जशीट में मरकज मैनेजमेंट के रोल का जिक्र भी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट के बाद मौलाना साद की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिन विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है उन सभी के वीजा फॉर्म में मरकज निजामुद्दीन का पता दिया हुआ था। मतलब साफ है कि ये सभी विदेशी मरकज की जमात में शामिल होने ही अपने अपने देश से आए हुए थे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की पूछताछ में ये विदेशी जमाती इस बात का खुलासा पहले से ही कर चुके हैं कि 20 मार्च को इन लोगों को मरकज में मौलाना साद ने ही जबरन रोका था। सभी जमातियों को नोटिस देकर जांच में शामिल करवाया गया और उनसे पूछताछ की गई। कुल मिलाकर 943 विदेशी जमातियों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में 67 देशों के 2041 जमाती आए थे। इनमें से 916 को दिल्ली पुलिस ने मरकज से निकालकर क्वारंटीन सेंटरों और अस्पतालों में भर्ती कराया था। ओडिशा में पुलिस और स्थानीय लोग एक दूसरे से भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने इलाके में आग लगा दी और पथराव करने लगे। इसमें पुलिस के जवान भी घायल हो गए। उड़ीसा में राउरकेला की उग्र भीड़ पुलिस के खून की प्यासी हुई जा रही थी। पुलिस और स्थानीय लोग 2 खेमों में बंट गए थे। भड़के लोगों ने पुलिस कर्मियों की टीम पर भी पथराव किया। अब आपको इस पूरे हंगामे की कहानी का कारण भी बता दें। पुलिस उड़ीसा के राउरकेला में कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग लगवा रही थी, लेकिन मेहताब रोड इलाके के स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि बैरिकेडिंग लगाई जाए। एक खास समुदाय के लोग लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का विरोध कर रहे थे और बीती रात से ही इन लोगों का विरोध हिंसक रूप लेता जा रहा था। ये लोग लगातार कोरोना बैरिकेडिंग को खोले जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोगों ने जनता निवास से आनंद भवन लेन के बीच बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने पुलिस के साथ साथ उन आम लोगों को भी निशाना बनाया जो इनकी हरकतों की तस्वीरें ले रहे थे। कई आम लोगों के मोबाइल छीनकर तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि भीड़ के पथराव में करीब 1 दर्जन पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कई इलाकों में अभी भी तनाव है। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने इन लोगों से निपटने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव राउरकेला इलाके में ही मिले हैं। यहाँ मामला बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने इस इलाके को रेड जोन घोषित किया था। इस इलाके में बैरिकेडिंग करके इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। जाहिर है कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि बैरिकेडिंग के जरिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगाकर कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन ऐसे में स्थानीय लोगों का असहयोग माहौल को खराब भी कर सकता है। राउरकेला के इस इलाके में ऐसा ही देखा गया। हो सकता है कि प्रशासन की ओर से भी लोगों को ठीक से मैसेज ना गया हो, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन पर पथराव और इस तरह के हंगामे को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई सवाल उठाए। लॉकडाउन को पूरी तरह फेल बताते हुए राहुल ने सरकार से जवाब तलब किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉकडाउन पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में लॉकडाउन फेल हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 महीने पहले कहा था कि 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन बाद कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के 4 चरणों में भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं, लिहाजा अब हमारा सवाल है कि सरकार आगे क्या करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी।
4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी मांग की कि सीधा लोगों के खाते में नगद पैसा भेजा जाए। उधर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के सवालों के जवाब दिए। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब लॉकडाउन लगा तब 3 दिन में संक्रमण की संख्या डबल हो रही थी। आज ये दर कम होकर 13 दिन लगते हैं डबल होने के लिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे को लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैक फुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। भोपाल में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि पीपीई किट पहनने वाले मेडिकल स्टाफ के लोग बेहोश हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कोरोना वॉरियर्स और उनके जज्बे को सलाम कर रहा है, लेकिन अगर कोरोना वॉरियर्स ऐसे चक्कर खाकर गिरेंगे तब क्या होगा? ये तस्वीरें भोपाल के हमीदिया अस्पताल से आई हैं। यहाँ बढ़ती गर्मी की वजह से अस्पताल का स्टाफ परेशान है, क्योंकि पीपीई किट में गर्मी और लगने लगती है। नतीजतन स्टाफ गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और ऐसे बेहोश हो रहा है। राजधानी भोपाल में तमाम कोरोना वॉरियर्स जो संक्रमित इलाके हैं वहां पर जांच पड़ताल के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप तमाम जो टीम के सदस्य हैं उनको देख पा रहे होंगे और भीषण गर्मी है। 44.5 डिग्री तापमान भोपाल में हो चुका है और ये लगातार जांच करने के लिए निकल रहे हैं। कितनी मुश्किल होती है पीपीई किट में, इसको लेकर के बात करते हैं। मैम, क्या मुश्किल है? पीपीई किट कितनी गर्म करती है आपको? क्या इस समय अंदर फील हो रहा है? सर मतलब अंदर अभी हम पसीने से पूरे तरबतर हो चुके हैं और हम लोगों को घूम घूम के सैम्पलिंग करनी पड़ रही है। ये पूरा जो है ये लगभग एक पॉलीथिन मास्क जैसा ही है, तो अंदर बहुत घुटन होती है। प्लस N95 मास्क और सारी चीज़ें जो भी हम लोगों को पहननी पड़ती है, उसके साथ काम करना, मोबाइल में डेटा एंट्री करना, सभी चीज़ों में काफ़ी दिक्कत हो रही है। निजात नहीं सकते हैं, निजात भी पा नहीं सकते किसी तरह, क्योंकि हमारे मन में ये है कि हमें अभी पब्लिक को अवेयर करना है और जितने केसेस हैं वो ताकि और बढ़े ना, इसीलिए हम किसी तरह बस मैनेज करके डेली यही कर रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या डिस्पोज ऑफ कर देंगे अब इसको? जी हाँ, इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसमें काफ़ी तकलीफ होती है, हम लोगों को भी उल्टी भी काफ़ी आती है, बेहोशी भी कई लोग हो चुके हैं, कई लोग हमारी टीम मेंबर्स बेहोश भी हो जाते हैं। सभी डेडिकेटेड हैं, सभी लोग ये जानते हैं कि राष्ट्र सेवा करनी है, इसलिए काम भी ज़रूरी है, लिहाजा इनका सम्मान सभी के दिलों में और बढ़ गया है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काली, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं मुंबई के धारावी में प्रवासी मजदूरों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। मुंबई के धारावी में प्रवासी मजदूरों की जो भारी भीड़ है वो इस वक्त देखी जा सकती है। हालांकि धारावी में लगातार कोरोना के संक्रमण को लेकर जांच की जा रही थी। इसके पीछे क्या वजह है ये वो जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। अश्विनी पांडे हमारे सहयोगी वहीं मौजूद हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे कि क्या वजह है प्रवासी मजदूरों की भीड़ जो इकट्ठा हुई है धारावी में, किस वजह से? अश्विनी, आपको आवाज मिल रही है? अश्विनी, देखिए, आज बहुत ज़्यादा गाड़ियां बिहार के लिए यहाँ से छूटनी थी, इसलिए सुबह से ही तमाम जगहों से लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। खासतौर पे धारावी से जो लोग थे जिन्होंने रजिस्टर कराया हुआ था नाम, उनमें से ज़्यादातर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अश्विनी बोलिए। अश्विनी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, आप बोलते रहिए, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अश्विनी हमें जानकारी देंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर बसों में सवार होने के लिए प्रवासी मजदूर जो हैं वो इकट्ठा है अपना सामान लेकर। भीड़ इतनी बड़ी संख्या में जो इकट्ठा हुई है, क्या वो जो पर्सनल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो रहा है वहाँ पर? अश्विनी, जो इलाका है यहाँ पे करीब 8 से 10 लाख की आबादी है और ऐसे में इस इलाके में जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने धारावी पुलिस स्टेशन में अपना नाम रजिस्टर कराया था और ये सभी यहाँ पर पहुँचे। और आप देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करा पाना बड़ा मुश्किल इस वक्त काम है। बसें थोड़ी देर से आई थी जिसका नतीजा ये हुआ
कि जो भीड़ है वो काफ़ी जो कतार है काफ़ी लंबी लग गई। सुबह जो है 8 बजे से लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था और आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना थोड़ी सी मुश्किल है। इन लोगों को बसों के माध्यम से कुर्ला स्टेशन, सांची CST स्टेशन पर ले जाया जा रहा है, जहाँ से ये इन्हें बिहार के लिए रवाना किया जाएगा। और बसें, जैसा मैंने बताया कि बसों के ना आ पाने की वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा थी, लेकिन अब बसें काफ़ी आ चुकी हैं। इन बसों में देखिए जो लोग कतार में थे इन बसों में लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ा एक मसला है जिससे निपटने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है, वॉलंटियर्स लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं वो जाना चाहते हैं अपने घरों की तरफ। यही वजह है कि वो जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए जो है बहुत। ये बताइए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है सर, क्यों ऐसा? थोड़ा पीछे पीछे रहो ना, जरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो ना यार। चलो भाई लंबा लंबा खड़े रहो। अरे उनको बना के दिखाओ। चलो पानी 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 पानी। आप थोड़ा पीछे पीछे। जी अश्विनी, हम देख सकते हैं अगर समय से बस पहुंच गई होती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लोग मजदूरों को क्योंकि मालूम था कि यहाँ से बस में उन्हें सवार होना है, इसलिए बड़ी संख्या में सुबह से ही उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया और अब पहुंची है बस। अश्विनी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक लाने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। नारायण राणे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह फेल हो गई है और इसी वजह से लोग महाराष्ट्र छोड़कर भाग रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इन्होंने एक ट्वीट किया, इसमें इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए क्योंकि इस वक्त सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से विफल है। इनसे बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र में 16,000 से ज़्यादा लोग गुजर गए 16,000। मुंबई में 32,000 पेशेंट है और 1,000 लोग गुजर गए। 1,000 ये बड़ी संख्या है। देश में जो जितने पेशेंट है उससे 50% महाराष्ट्र में है, 35% मुंबई में है और पिछले 2 महीनों से लगातार ये फिगर बढ़ते जा रही है। तो ये राज्य सरकार ने जैसे शुरुआत में पेशेंट 5 थे, 10 थे, 50 हो गए, 100 हो गए, ये पेशेंट कम होने के लिए जो उपाय योजना करनी चाहिए थी वो नहीं की। मेरी जो सरकार से या माननीय राज्यपाल से मैं जो मुझे जो कहना था या मांग रखनी थी तो इसलिए मैं रखा कि मुझे देखा नहीं जा रहा है कि रोज हमारे लोग मर रहे हैं। तो इसमें सरकार ने अब तक क्यों नहीं इनको बचाने की कोशिश की? इसका मतलब है कि इन लोग बचा नहीं सकती है, इनकी क्षमता नहीं है। नारायण राणे जी हैं जिनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से विफल रही है, राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र विकल्प बचा है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी में अटूट आस्था के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक शख्स ने भगवान को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया? देखिए। कोरोना काल में देश भर के मंदिरों के दरवाजे अपने भक्तों के लिए बंद हैं, लिहाजा भक्त भी ऑनलाइन दर्शन पूजन के जरिए अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के भक्तों की अटूट आस्था के ऐसे तो कई बड़े किस्से आपने देखे सुने होंगे, लेकिन ठाकुर जी के जिस भक्त की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो अपने आप में सबसे अलग है। दिल्ली में कारों के पार्ट्स बनाने का कारोबार करने वाले मदरसन सुमी लिमिटेड कंपनी के मालिक चांद सहगल ने अपने आराध्य ठाकुर जी को अपने कारोबार में पार्टनर बना रखा है और हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अप्रैल में वो अपने ठाकुर जी का हिस्सा उन्हें सौंपने आते हैं। इस बार लॉकडाउन की वजह से कारोबारी ठाकुर जी के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में मत्था जरूर टेका और बांके बिहारी मंदिर प्रशासन को उनके हिस्से के 2 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक सौंप दिया। हर साल मंदिर को 1 अप्रैल को डोनेट करते हैं और इस साल भी इन्होंने 2 करोड़ 30 लाख के लगभग चेकों के माध्यम से पेमेंट किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की ऑटो पार्ट्स के ये कारोबारी पिछले 15 सालों से लगातार बांके बिहारी के दरबार में हर साल इसी तरह आते हैं और उनका हिस्सा
मंदिर प्रशासन को सौंप देते हैं। वैसे तो बांके बिहारी मंदिर में कई भक्त इसी तरह का दान करने आते हैं और उनमें से कई लोग गुप्त दान करके भी चले जाते हैं, लेकिन बांके बिहारी को अपने कारोबार में पार्टनर ही बना लेने का ये सबसे अनोखा मामला है। 15-20 वर्षों से लगातार मंदिर को डोनेट करते हैं, ये एक साथ काफी बड़ा अमाउंट देते हैं। बहरहाल मंदिर प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही लॉकडाउन खुलेगा और बांके बिहारी मंदिर के ज्यादातर भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना काल में दरभंगा की बेटी ने दुनिया भर में बहादुरी की मिसाल पेश की। गुड़गांव से साइकिल पर पिता को बैठाकर दरभंगा पहुंची। ज्योति के नाम से भारतीय डाक टिकट जारी करते हुए उसे फेरी क्वीन के नाम से सम्मानित किया गया। कोरोना काल में इस तस्वीर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। इस एक तस्वीर ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी बिहार के दरभंगा की इस बहादुर बेटी के जज्बे की जमकर तारीफ करते हुए इसके जज्बे को सलाम किया था। देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली इस बेटी को अब भारतीय डाक विभाग ने भी सम्मानित किया है। ज्योति के नाम और फोटो पर माई स्टैंप नाम से भारतीय डाक विभाग ने एक टिकट जारी किया है। दरभंगा पोस्टल विभाग के अधिकारियों ने ज्योति के गांव पहुंचकर उसे सम्मानित किया। साथ ही ज्योति को फेयर क्वीन की उपाधि से भी नवाजा गया है। हम लोग जो है जो ही सूचना मिली कि ज्योति ने एक इतना बड़ा साहसी काम किया है कि गुरुग्राम से लेकर सिरहौली गांव तक साइकिल से अपने पिता को इतने कम उम्र में 15 साल की उम्र में लेकर आई है, तो हम लोगों ने माई स्टाम्प बनवाया। माई स्टाम्प बनाकर उन्हें सप्रेम भेंट किया। 15 साल की ज्योति कुमारी अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से बिहार के दरभंगा के अपने गांव पहुंची थी। 7 दिनों तक लगातार साइकिल चलाते हुए ज्योति ने 1200 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था। ज्योति अपनी मजबूत इरादे की वजह से ही ऐसा कर पाई। ज्योति ने इस सम्मान के लिए डाक विभाग और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। पोस्ट ऑफिस को हम धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद। जिस तरह से ज्योति ने 15 साल की छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी वो अपने बेहतरीन काम से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करती रहेगी। देश में इस वक्त कोरोना के साथ ही प्रवासी मजदूरों की बड़ी समस्या है। ऐसे में बिहार का मॉडल किस तरह दूसरे राज्यों के सामने नजीर बन गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉकडाउन के बीच बिहार मॉडल की खूब तारीफ हो रही है। बिहार की सरकार ने जिस तरह से अलग अलग राज्यों में फंसे 20 लाख से ज्यादा प्रवासियों की मदद की है, उसकी मिसाल दी जा रही है। झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार से इस सहायता मॉडल की जानकारी मांगी है। दरअसल बिहार सरकार ने 20 लाख लोगों के अकाउंट में 203 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। प्रवासियों के पैसे भेजने के लिए NIC ने खास मॉडल बनाया। इसमें सिर्फ बिहार के लोगों के खाते में ही पैसे भेजे गए। इसके लिए NIC ने जियो फेंसिंग की सहायता ली। प्रवासियों से उनकी सेल्फी लेकर भेजने को कहा गया। गूगल मैपिंग के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से सेल्फी की पहचान हुई। NIC ने सॉफ्टवेयर की मदद से वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के बाद प्रवासियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए। बाहर फंसे लाखों मजदूरों को बिहार सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये मुहैया कराए। उसके लिए झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार सरकार से पूछा है। हमारे साथ बिहार सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री, जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी हैं। 10,40,50,507 व्यक्तियों का पल्स पोलियो अभियान के तहत घर घर स्क्रीनिंग किया गया। प्रवासियों को अपने परिवार की पीड़ा नहीं थी कि हमारे परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं कि नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने जो भी राशन कार्डधारी थे उनको 1360 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। लॉकडाउन में फंसे बिहार के लाखों लोगों के खाते में मुख्यमंत्री सहायता राशि भेजने वाले बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उम्मीद करते हैं कि देश के लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए अलग अलग सरकारें खास मॉडल अपनाएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला और 2 बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों की लाशें तालाब के पास मिली। तीनों को बेरहमी से मारा गया था। कोरोना का लॉकडाउन और ट्रिपल मर्डर, मरने वालों में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चियां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मर्डर की गुत्थी ऐसे ही उलझी हुई है। मंगलवार की रात औरास थाना इलाके के पूरनखेड़ा गांव में 3 लाशों के मिलने से हड़कंप मच गया। मरने वालों में एक महिला और उसकी 2 मासूम बेटियां हैं।
बेटियों की उम्र 9 साल और 8 साल है। सुबह सवेरे गांव के बाहर मां और उसकी 2 बेटियों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मां और उनकी 2 बेटियों का शव गांव के ही एक तालाब के पास पड़ा मिला। सभी शवों के गले में कपड़े का फंदा लगा हुआ था। गले में कपड़े का फंदा होने की वजह से हत्या का मामला बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन तीनों की हत्या करने के बाद इनको तालाब किनारे फेंक दिया गया। तड़के जब गांव वालों ने तालाब के पास 3 शवों को देखा तो पुलिस को खबर दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। तभी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सूचना मिली थी कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 35 साल है और 2 बच्चियां जिनकी उम्र क्रमशः 9 वर्ष और 8 वर्ष है, उनका शव यहाँ पे एक सूखे तालाब के बगल में पड़ा हुआ है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और कातिल का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस हत्या का शक पति पर जता रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों की माने तो पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। और ये सामने आ रहा है कि ये महिला का और अपने इनके पति के साथ इनके संबंध ठीक नहीं थे। बराबर इनमें झगड़े होते थे और मारपीट की शिकायत भी मिलती रहती थी। पुलिस महिला के देवर और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वजह कोई भी हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऐसे गंभीर अपराध ने समाज पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मां और बेटियों को बेरहमी से मारने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उत्तर भारत में इस बार गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि गर्मी का आपातकाल अभी से आ गया है। 3 शहरों से ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल गया है। जयपुर के आज के तापमान की बात करें तो 44 डिग्री से ऊपर तापमान चला गया। लगातार पश्चिमी राजस्थान में 45 डिग्री से ऊपर तापमान हो चुका है और जयपुर की बात करें तो 44 डिग्री से ऊपर तापमान है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि आप ठंडे पदार्थों का सेवन करें, इसलिए लिहाजा मैं भी ठंडे पदार्थ का सेवन कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार तपन बढ़ती जा रही है। लखनऊ अकेले का अगर तापमान की बात करें तो लगभग 44 डिग्री लखनऊ का तापमान है। वाराणसी, जालौन, झांसी, आगरा में 46 डिग्री, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानगंज, अलीगढ़ में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान आज का है। हालांकि आज बादलों की आवाजाही भी है, लेकिन उससे तपन में कहीं कोई कमी नहीं आई है और अगले कम से कम 4 दिन इसमें राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है। तो जो लोग घर से निकल रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन में देखा जा रहा है कि भीड़ बहुत कम निकलती है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें जाना भी जरूरी है। कैसे मैनेज कर रही है? धूप और गर्मी लगातार 3 दिन से बढ़ गई है। भैया क्या करें बताइए, बच्चे पालना होता है भैया, निकल रहे हैं। जम्मू में तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ एक खेत में, जहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीषण गर्मी में किसान जो है किस कदर काम कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जियों के एक खेत है और यही सब्जी जो है ये मंडी के अंदर आती है। मुश्किल हो रहा है, मुश्किल बहुत है, लूड़ी बहुत बीमारी पड़ रही है। देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस में किसान किस तरीके से काम करते हैं और इन्हीं की बदौलत हमारे घरों तक सब्जियां जो है वो पहुंच पाती है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।